हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के कामा है के इज नॉट इक्वल टू जीरो के शून्यक हैं। यानी कि अगर द्विघात बहुपद ये दिया है जिसमें के जीरो के बराबर नहीं है तो इसका शून्यक क्या होगा। शून्यक जो है दो घात वाला है तो दो ही शून्यक होगा। तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकता कि दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकता, या सदैव असमान होगा या सदैव बराबर होगा। तो चलिए हल करके देखते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। अब इसको क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे। तो तुलना करने के बाद क्या मिलता है, ए बी सी मिल जाता है। तो ए बराबर देखिए एक मिलेगा, बी बराबर आपका मिलेगा के, और सी बराबर भी क्या मिलेगा के। अब देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र पढ़ा होगा आपने, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए माइनस बी की जगह के प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर है तो बी की जगह हम के ही रखेंगे तो ये के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे ए का मान 1 है और सी का मान के है, यानी कि 1 गुणे ये आपका के हो जाएगा और बटे 2 गुणे ए है तो ए का मान कितना है 1। और आगे हल करेंगे तो माइनस के प्लस माइनस कड़ी में ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 के और बटे 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो मिला है आपका कड़ी में के स्क्वायर माइनस 4 के, यहाँ से जो यक्स का मान निकाल रहे हैं, यक्स का मान वास्तविक तभी हो सकता है जब ये जो कड़ी के अंदर है इसका मान क्या हो, जीरो से बड़ा हो। यानी कि ये अगर जीरो से बड़ा हो जाए तो यक्स का हमको वास्तविक मान मिलेगा। तो देखिए यहाँ से यक्स का मान वास्तविक होने के लिए क्या बताया गया है, जो कड़ी के अंदर है यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 के का मान जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर इसमें से के कॉमन ले लें तो यहाँ के माइनस 4 बचेगा, इसका मान क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें कहा है क्वेश्चन में कि के का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो या तो जीरो से बड़ा हो सकता है या तो जीरो से छोटा हो सकता है। और यहाँ हल किए हैं तो मिला है कि के का मान जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर अलग अलग हल करें और इसको अगर लेके हल करेंगे तो -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। ऐसे देखिए के -4 ग्रेटर देन जीरो, तो ये उधर गया तो के का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि के का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो से या तो छोटा हो सकता है या तो जीरो से बड़ा हो सकता है। और यहाँ हल किए हैं तो पता चला है कि के का मान क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि के का जो मान है अगर जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, जीरो और माइनस अनंत के बीच में होगा। अगर जीरो से छोटा ले लें और अगर जीरो से बड़ा लेते हैं, यानी कि ये वाला शर्त लेते हैं के का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, तो के का मान आपका 4 से बड़ा कहाँ तक होगा, 4 से लेके अनंत तक हो सकता है, यानी कि 4 से अनंत के बीच में। तो इस तरह से जो के होगा, के जो है सदस्य होगा, सदस्य होगा कहने का मतलब है कि के का मान या तो जीरो से माइनस अनंत के बीच में होगा या यूनियन, यूनियन मतलब दोनों मिलाकर होता है, 4 से कहाँ तक होगा, अनंत के बीच में होगा। तो इस तरह से दो शर्त हुआ, पहला तो के का मान जीरो से माइनस अनंत के बीच में हो सकता है, या दूसरा के का मान क्या हो सकता है, 4 से अनंत के बीच में हो सकता है। तो देखिए इसको आगे हल करेंगे, ये तो समझाने के लिए बताया आपको। तो यहाँ से देखिए पहला शर्त है, अगर मान लीजिए यदि के जो है के का मान माइनस अनंत और जीरो के बीच में हो, तो माइनस अनंत और जीरो के बीच में होगा, यानी कि के का मान क्या होगा, जीरो और माइनस अनंत के बीच में होने का मतलब जीरो से छोटा हो गया, यानी कि के का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि के का मान कह सकते हैं ऐसे जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, इसमें जो ए का मान है, ए का मान आपका कितना है, 1 है, ऊपर मिला हुआ है, तुलना किया गया था। अब बी का जो मान है वो के था और यहाँ के क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि जीरो से छोटा है, ये ऋणात्मक है, के का मान जीरो से छोटा है। और सी तुलना किए थे तो सी भी के मिला था,
तो यानी कि सी बराबर जो के मिला था ये भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा, क्योंकि पहला शर्त लेके चल रहे हैं। तो देखिए ए का मान 1 है, बी का मान के यानी कि 0 से छोटा है, सी का मान भी के क्या है, 0 से छोटा है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रूल होता है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में यानी कि द्विघात बहुपद में ए का मान 0 से बड़ा और सी का मान 0 से छोटा, या ए का मान 0 से छोटा और सी का मान 0 से बड़ा हो, तो दोनों शून्यक जो होते हैं विपरीत चिन्ह के होते हैं। विपरीत चिन्ह यानी कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो यहाँ देखिए ए का मान 1 है, ये क्या है, 0 से बड़ा है, और सी का मान देखिए के है जो 0 से छोटा है। तो ए का मान 0 से बड़ा हो गया, सी का मान 0 से छोटा हो गया। तो इस शर्त के अनुसार जो दोनों शून्य क्या होगा, विपरीत चिन्ह का होगा, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ से जो शून्यकों का चिन्ह हमको मिला वो क्या मिला, एक प्लस और एक माइनस। ये तो पहले शर्त के अनुसार था। अगर अब दूसरा शर्त लेके हल करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए। अब देखिए अगर दूसरा शर्त लेके चलते हैं, मान लीजिए यदि के जो है 4 से अनंत के बीच में हो, तो 4 से अनंत के बीच में होगा यानी कि 0 से बड़ा ही होगा के का मान। तब हम कह सकते हैं कि के का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से बड़ा कहने का मतलब क्या होगा, धनात्मक होगा। तब हमारा जो तुलना किए थे, ए बराबर हमको ए मिला था क्वेश्चन में, बी बराबर मिला था के। तो अब के क्या है, 0 से बड़ा है ना, यानी कि धनात्मक है। और सी जो मिला है, सी भी मिला था क्या, के ही मिला था। देखिए तो यहाँ अब जो के होगा वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि द्वितीय शर्त के अनुसार के का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 4 से अनंत के बीच में है के का मान। तो यहाँ देखिए ए का मान 1 है, यानी कि कह सकते हैं ये भी 0 से बड़ा है। बी का मान के, ये भी 0 से बड़ा, और सी का मान के, ये भी 0 से बड़ा है। तो देखिए रूल ये होता है कि अगर द्विघात बहुपद यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए 0 से बड़ा हो, बी 0 से बड़ा हो, सी भी 0 से बड़ा हो, या ए 0 से छोटा हो, बी 0 से छोटा हो, सी 0 से छोटा हो, तो जो दोनों शून्यक होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ देखिए इस नियम के अनुसार यहाँ ए का मान 0 से बड़ा है, बी का भी मान 0 से बड़ा है, सी का भी मान 0 से बड़ा है, क्योंकि 4 से अनंत के बीच में है। तो जब तीनों का मान 0 से बड़ा है तो दोनों शून्य क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे ना। तो लिख देंगे अतः शून्यकों का चिन्ह क्या होगा, शून्यकों का चिन्ह दोनों ऋणात्मक होगा। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। तो समीकरण 1 के अनुसार शून्यकों का जो चिन्ह है वो एक प्लस एक माइनस हो सकता है, और दूसरे शर्त के अनुसार जो शून्यकों का चिन्ह है वो दोनों माइनस हो सकता है। तो अब देखिए समीकरण 1 का जो मिला था हमने यहाँ लिख लिया, प्लस माइनस मिला था चिन्ह शून्यकों का, और समीकरण 2 से पता चला है कि शून्यक दोनों माइनस भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन से इसमें से सही होगा, देखिए लास्ट से अगर देखें तो लिखा है सदैव बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ तो मान लीजिए माइनस माइनस बराबर हो गया, लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस है, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद लिखा है सदैव असमान होते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस असमान तो है, लेकिन यहाँ तो समान चिन्ह का मिल जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ लिखा है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, लेकिन अभी आपने देखा है कि दोनों ऋणात्मक मिल रहे हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब दिया है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, तो ये तो सही है। देखिए यहाँ एक प्लस माइनस है, यहाँ दोनों माइनस है, कहीं भी दोनों धनात्मक नहीं हुआ। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला वाला होगा। तो देखिए इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के दोनों शून्य क्या हो सकते हैं, धनात्मक नहीं हो सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ 9वां, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कामा सी इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर है, तो यानी कि ये जो द्विघात बहुपद है, दो घात वाला है, तो दो शून्यक मिलेगा। तो अगर दोनों शून्यक बराबर हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ जो दिया था लिख लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दोनों शून्यक बराबर हैं। तो शून्यक बराबर हैं तो यानी कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर ही होगा। तो अब देखिए सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। चूँकि ए बी सी का तुलना करेंगे तो ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए इसको अगर समीकरण 1 बना लें तो देखिए ये रहा आपका अल्फा प्लस ये जो बीटा दिख रहा है, बीटा की जगह अल्फा रख सकते हैं क्योंकि समीकरण 1 से दोनों बराबर है,
बराबर माइनस बी बटे ए। यहाँ लिख देंगे आप समीकरण 1 से। तो एक अल्फा और एक अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर माइनस बी बटे ए। या इसको और आगे हल करें तो जो अल्फा का मान मिलेगा ये 2 गुणे इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो माइनस बी बटे 2a। ये आपका अल्फा का मान मिल गया। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब देखिए दूसरा सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो देखिए अल्फा की जगह अल्फा ही रखेंगे, बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, अल्फा रख सकते हैं ना समीकरण 1 से। तो अल्फा हो गया क्योंकि अल्फा बीटा दोनों बराबर है। और सी बटे ए ही रहेगा क्योंकि तुलना करेंगे तो वही ए बी सी ही मिलेगा। यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 से। अब देखिए अल्फा में अल्फा का गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर बराबर सी बटे ए। अब अल्फा का मान हमको यहाँ मिला था समीकरण 2 में, तो माइनस बी बटे 2a अल्फा का मान और इसका वर्ग बराबर सी बटे ए। ये कैसे रखा है हमने, तो समीकरण 2 से। अब इसको देखिए हल करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस बी का वर्ग बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, ए का वर्ग ए स्क्वायर बराबर सी बटे ए। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर का मान निकालेंगे अगर, तो बी स्क्वायर बराबर ये तिर्यक गुणा होगा तो 4a स्क्वायर गुणे सी बटे ए के से ए के कट जाएगा, तो बी स्क्वायर मिलेगा कितना, 4ac के। तो देखिए बी स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, प्लस में। तो यहाँ 4ac है तो प्लस में कब हो सकता है, या तो a और c दोनों प्लस में हो तब प्लस में होगा, या तो a और c दोनों माइनस में हो तभी ना माइनस माइनस मिलके प्लस होगा। यानी कि a और c या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो, या ऐसा कह सकते हैं कि एक ही चिन्ह का हो। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर का मान तो प्लस है, समझाया गया क्यों प्लस है, तो लिख दिया जाएगा बी स्क्वायर का मान धनात्मक है। और ये तभी संभव हो सकता है जब ए व सी दोनों धनात्मक हो, ए और सी दोनों प्लस में रहेगा तभी इसका मान प्लस में आएगा, या ऋणात्मक हो। अभी बताया दोनों माइनस रहेगा तो माइनस माइनस तभी ना मिलके प्लस होगा। यानी कि ए व सी या तो दोनों धनात्मक होना चाहिए या तो दोनों ऋणात्मक होना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि एक ही चिन्ह का होना चाहिए। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला सही होगा, यानी कि सी और ए क्या है, एक ही चिन्ह के है। या देखिए इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत ही छोटे में दिया है शून्यक बराबर है। तो चौथे चैप्टर का सूत्र होता है, चौथे चैप्टर में दिया हुआ है द्विघात समीकरण में कि अगर द्विघात समीकरण का शून्यक बराबर होता है तो डी यानी कि जो विविक्तकर होता है वो 0 के बराबर होता है, और डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की जगह हम रख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इस तरह से माइनस 4ac दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4ac। यानी कि बी स्क्वायर का मान हमको मिल जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, जो यहाँ हमको हल करके मिला था वही वाला है ना। तो इस तरह से ऐसे हल करेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो के बाद देखिए इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा है कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है, रैखिक पद हो सकता है अचर पद ऋणात्मक होता है, रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए जो दिया था लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है। तो देखिए दो घात वाला बहुपद है तो दो शून्यक होगा, एक अल्फा एक बीटा। तो दिया है एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है, यानी कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, ऋणात्मक। यानी कि अल्फा बराबर किसके है, माइनस बीटा के, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब यहाँ देखिए अल्फा बराबर माइनस बीटा है तो यहाँ अल्फा बराबर माइनस बीटा रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस अल्फा की जगह क्या रखना है, माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह माइनस बीटा और प्लस ये पहले से बीटा था, बगल में यक्स फिर प्लस है तो प्लस अल्फा की जगह माइनस बीटा और गुणे पहले से बीटा है बराबर 0। अब ध्यान दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ये तो प्लस माइनस करिए यानी कि 0 बचा, गुणे एक्स
प्लस माइनस माइनस बीटा में बीटा का गुणा होगा, बीटा स्क्वायर बराबर 0। अब यक्स स्क्वायर ये तो पूरा खत्म ही हो गया, माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से हमको ये द्विघात बहुपद मिला है। तो इसमें देखिए कोई रैखिक पद तो है नहीं, रैखिक पद मतलब एक घात वाला कोई पद नहीं दिख रहा है। देखिए दोनों का दो दो घात है, यानी कि रैखिक पद नहीं है। यहाँ लिख लेंगे, देखिए लिख लेंगे रैखिक पद नहीं है। अब इसमें देखिए द्विघात बहुपद में जो लास्ट वाला होता है वही ना अचर पद होता है। तो लास्ट वाला हम हल किए हैं तो क्या मिला है, बीटा स्क्वायर मिला है, वो भी माइनस में। यानी कि जो अचर पद मिल रहा है वो क्या है, ऋणात्मक मिल रहा है। तो देखिए वो भी लिख लिए, अचर पद ऋणात्मक है। यानी कि जो बहुपद है उसमें कोई रैखिक पद नहीं होगा और जो अचर पद होगा वो क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा। तो देखिए इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। पहला वाले पे टिक कर लेंगे, क्योंकि देखिए पहला वाले में दिया हुआ है कि इसमें कोई रैखिक पद नहीं है तथा अचर पद क्या है, ऋणात्मक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये 4 ग्राफ बना करके दिया हुआ है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो द्विघात बहुपद का आलेख होता है वो ऐसे ही होता है। अब या तो सीधा बना हो या तो उल्टा बना हो। तो यहाँ देखिए ये तो द्विघात बहुपद का आलेख है, ये भी आपका द्विघात बहुपद का आलेख है, ये भी क्या है आपका द्विघात बहुपद का ही आलेख है। लेकिन अगर इसको देखें तो ये जो है यक्स अक्ष को 3 जगह काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो 3 जगह काट रहा है, यानी कि 3 घात वाला बहुपद हो गया ये, यानी कि 3 घात वाले बहुपद का ग्राफ है। तो इस तरह से ये जो होगा आपका वो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं होगा। तो यहाँ आपका चैप्टर 2 समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।